हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो लेट्स कंटिन्यू। इंडेफिनेट आर्टिकल की बात चल रही थी, उसमें हमने इंडेफिनेट आर्टिकल के 5 यूसेस देखे थे। एक, इन प्लेस ऑफ वन। दूसरा, उसको यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ PER, पर, प्रोफेशंस के नाम के साथ। सच वाला एक यूज़ हमने देखा था, सच के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और फिर हमने लास्ट में देखा था कि एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल का एक यूज़ और देख लेते हैं, 6th यूज़। कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ब और नाउन में डिफरेंस हमें मालूम है। वी नो द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और वर्ब जो है वो हम कहते हैं क्रिया को, एक्शन बताने वाला वर्ड, या ऐसा वर्ड जो एक्शन या स्टेट बताता है। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जो बेसिकली वर्ब्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, यानी जिनकी पहली पहचान वर्ब की होती है। जैसे THINK, थिंक। थिंक माने सोचना, THINK, थिंक मीन्स सोचना। किसी से जाके पूछिएगा थिंक का मतलब क्या होता है, तो वो आपको बताएगा कि भाई थिंक का मतलब तो होता है सोचना। नाउ थिंक इज अ वर्ब। थिंक क्या है? एक वर्ब है। पर हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी वर्ब्स को, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की तरह पहचाने जाते हैं, कभी कभी हम इन्हें नाउन की तरह यूज करते हैं अपने सेंटेंस। तो ऐसे वर्ड्स को जब हम अपने सेंटेंस में नाउन की तरह यूज करते हैं तो वो वर्ब्स, पहली पहचान तो वर्ब की है, लेकिन उस वर्ब को आप अगर अपने सेंटेंस में नाउन की तरह यूज करते हो तो आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हो। कब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हो? ऐसे कुछ वर्ड्स जिनकी पहली पहचान वर्ब की है, लेकिन आपने उन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में नाउन की तरह यूज कर रखा है। अब पहले तो ये पता हो कि ऐसे वर्ड्स हैं कौन कौन से। एक तो मैंने अभी बोला थिंक, हाँ, थिंक की तरह कुछ वर्ड्स और भी हैं इस तरह के। ये वर्ड्स, बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड्स के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? थिंक, THINK, थिंक। वॉक, talk, drink, drive, ride, smile, fight and look। ये वर्ड्स हैं। अब आप इन सब वर्ड्स को देखकर यही कहेंगे कि तो वर्ब्स हैं। हाँ, देर ऑल वर्ब्स, क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं ये। थिंक माने सोचना, वॉक का मतलब चलना, टॉक मीन्स बात करना, ड्रिंक मतलब कुछ पीना, ड्राइव गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, राइड, हाँ, राइड सवारी करना। अब किसी जानवर की पीठ पर बैठकर अगर हम उसकी सवारी करते हैं, वो राइड करना है। आप स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसको ड्राइव नहीं करते, उसको राइड करते हैं। कार को ड्राइव करते हैं लेकिन मोटरसाइकिल को राइड करते हैं। ठीक है, स्माइल मुस्कुराना, फाइट माने लड़ना, लुक मीन्स देखना। तो ये हैं वर्ब्स, लेकिन हम इन्हें कभी कभी क्या करते हैं, अपने सेंटेंस में नाउन बना देते हैं इनका। थिंक, वॉक, टॉक, ड्रिंक, ड्राइव, राइड, इनका। जैसे ये सेंटेंस, आई विल हैव अ थिंक अबाउट इट, आई विल हैव अ थिंक अबाउट इट। एक तो देखो, एक तो आप ये कहते हैं आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट। ये I''LL जो लिखा है ना, ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। आई विल या आई शल का ये शॉर्ट फॉर्म है। आई शल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट, शॉर्ट फॉर्म में कहा आई विल थिंक अबाउट इट। तो आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो जब आप कहते हो आई विल थिंक अबाउट इट, तो इस सेंटेंस में ये जो थिंक है ना, ये तो है एक वर्ब, सोचना। मैं इसके बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। लेकिन जब आप कहते हैं आई विल हैव अ थिंक अबाउट इट, आई विल हैव अ थिंक अबाउट इट, तो इसमें देखिए
इसमें वर्ब तो है हैव। ये जो थिंक है ना ये नाउन है। देखो थिंक माने सोचना, हैव अ थिंक का मतलब भी सोचना होता है, लेकिन जब आप कहते हो टू हैव अ थिंक तो थिंक जो है ना वो सेंटेंस में नाउन बन जाता है। आई विल हैव अ थिंक अबाउट इट। तो यहाँ हमने थिंक के साथ इस कारण से इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। मतलब लगभग एक ही है दोनों सेंटेंसेस का, आई विल थिंक अबाउट इट या आई विल हैव अ थिंक अबाउट इट। मीनिंग वाइज दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, लेकिन थिंक वर्ड का जो ग्रामेटिकल फंक्शन है वो चेंज हो गया। ऐसे ही वॉक, we went for a walk in the evening. We went for a walk in the evening. I want to have a talk with you. I want to have a talk with you. They offered him a drink. देखिए इन सेंटेंसेस को पढ़िए अच्छी तरह से, आपको खुद लगेगा कि इन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को हमने वर्ब की तरह नहीं बल्कि नाउन की तरह यूज किया है। We have used them as nouns. है ना, जब आप कहते हो कि we went for a walk in the evening, शाम को हम लोग वॉक पर गए थे, शाम को हम लोग वॉक के लिए गए थे। तो go for a walk, जब आप कहते हो ना go for a walk, तो आपकी वर्ब तो होती है go, वॉक एक नाउन हो जाता है। go for a walk, go for walk नहीं, क्या बोलता है go for a walk। पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाओगे तो go का went हो जाएगा। we went for a walk in the evening, शाम के वक्त हम लोग वॉक पर गए थे। I want to have a talk with you, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो ये या तो टॉक को वर्ब की तरह यूज करो, यूं कहो I want to talk to you, I want to talk to you, हाँ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हो I want to have a talk with you। तो यहाँ पर have जो है ना ये वर्ब है, टॉक यहाँ वर्ब नहीं है, टॉक यहाँ नाउन है। I want to have a talk with you. They offered him a drink, उन्होंने उसको एक ड्रिंक ऑफर किया। ड्रिंक का मतलब तो होता है पीना, लेकिन कोई चीज़ खास तौर पर कोई अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब, वाइन, है ना, वो अगर किसी को ग्लास में डालकर आप ऑफर करते हो तो उसको भी ड्रिंक बोलते हैं। कि उन लोगों ने उसे एक ड्रिंक ऑफर किया। दे ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक। तो ड्रिंक इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस। ड्रिंक जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑफर वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ड्रिंक क्या है, इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन है। दे ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक। वैसे आप इन वर्ड्स को नाउन की तरह यूज करेंगे तो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। ड्राइव, गो फॉर अ ड्राइव। दे आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ड्राइव, दे आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ड्राइव। वो लोग ड्राइव पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। If the weather is fine, if the weather is fine, we will go for a ride. We will go for a ride. अगर मौसम अच्छा रहा तो हम राइड पर जाएंगे। अगर आप मोटरसाइकिल पर जाएंगे तो राइड पर जाएंगे, कार में जाएंगे तो ड्राइव पर जाएंगे। तो दे आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ड्राइव, वो लोग ड्राइव पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ड्राइव एक नाउन है, वर्ब नहीं है। अगर आप कहते हो कि आई ड्राइव माई कार, मैं अपनी कार ड्राइव करता हूँ, तो ड्राइव वर्ब होता है। ठीक है, हु वॉज ड्राइविंग द कार, हु वॉज ड्राइविंग द कार, कार को कौन ड्राइव कर रहा था, ये ड्राइव एक वर्ब है। लेकिन जब आप कहते हैं गो फॉर अ ड्राइव, तो वर्ब तो हो जाती है गो और ड्राइव बन जाता है नाउन। तो नाउन की तरह यूज करोगे, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। गो फॉर अ ड्राइव, गो फॉर अ राइड। स्माइल, फाइट, लुक, ये भी ऐसे ही वर्ड्स हैं।
स्माइल का एक मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल को जब आप वर्ब की तरह यूज करते हो तो स्माइल मीन्स मुस्कुराना, लेकिन स्माइल को जब नाउन की तरह यूज करते हैं तो स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट। ठीक है ना। शी वोक अप, शी woke up with a smile on her face. I want to see a smile on your face. I want to see a smile on your face. मैं तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहता हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए स्माइल जो है ना वो एक नाउन है। इन दोनों सेंटेंसेस में स्माइल का मतलब मुस्कुराना नहीं है, स्माइल का मतलब है मुस्कुराहट, मुस्कान। वो सुबह जब नींद से उठी तो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर उठी। शी वोक अप विद अ स्माइल ऑन हर फेस। अब इसमें वर्ब तो है वोक अप, वोक अप, वेकअप का सेकंड फॉर्म, वेकअप माने जागना, तो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर जागी। मैं तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल इज अ नाउन। इन दोनों सेंटेंसेस में स्माइल नाउन है। हाँ, स्माइल अगर वर्ब होता तो आप कहते शी स्माइल्ड, हाँ, व्हाई आर यू स्माइलिंग, डोंट स्माइल। ये स्माइल को वर्ब की तरह यूज करते। फाइट, they had a fight yesterday. They had a fight yesterday. Give it a look. A look, a fight. देखो, फाइट को जब हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो फाइट का मतलब होता है लड़ना, लेकिन फाइट को जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो फाइट का मतलब होता है लड़ाई, झगड़ा। तो दे हैड अ फाइट यस्टरडे का मतलब कल उनके बीच में एक झगड़ा हुआ, कल उनके बीच में लड़ाई हुई। दे हैड अ फाइट यस्टरडे। हाँ, अब फाइट को अगर वर्ब की तरह यूज करते हैं तो हम कहते दे फॉट यस्टरडे, दे वर फाइटिंग यस्टरडे। कल वो लोग लड़ रहे थे, कल वो लोग लड़े, दे फॉट यस्टरडे, है ना। लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब तो आपने जो यूज किया है वो है हैड, फाइट तो यहाँ एक नाउन है, दे हैड अ फाइट यस्टरडे। सिमिलरली जब आप कहते हैं गिव इट अ लुक, तो लुक को जब आप वर्ब की तरह यूज करते हो ना, व्हेन यू यूज लुक एज अ वर्ब, तो लुक का मतलब होता है देखना, देखना। लेकिन लुक को जब आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो लुक का मतलब होता है नजर, निगाह, किसी चीज पर नजर डालना, किसी चीज पर निगाह डालना। गिव अ लुक, क्या बोलते हैं, गिव अ लुक, गिव इट अ लुक। गिव इट अ लुक का मतलब इस चीज पर एक नजर डालो, इस चीज पर एक निगाह डालो, गिव इट अ लुक। तो इस सेंटेंस में लुक क्या है, इट्स अ नाउन। हाँ, इन दोनों सेंटेंसेस में लुक नाउन है, फाइट नाउन है। अगर लुक वर्ब होता तो आप कहते लुक एट इट। क्या कहते, लुक एट इट, ये वर्ब है, इस चीज को देखो, लुक एट इट। लेकिन जब आप कहते हो गिव इट अ लुक, तो गिव इट अ लुक में वर्ब तो हो जाती है गिव और लुक हो जाता है नाउन। तो लुक को जब नाउन की तरह यूज करोगे तो कहोगे अ लुक, जस्ट गिव इट अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। ऐसा भी बोलते हैं ना, किसी को कोई चीज हम दिखाना चाहते हैं और हम उन्हें कहना चाहते हैं कि इस पर एक नजर डालिए, तो हम उनसे कहते हैं प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक, मतलब कृपया इस चीज पर एक नजर डालें। अ लुक, ये तो ये हमें याद रखना होगा। ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली दे आर वर्ब्स, बेसिकली तो ये वर्ब्स हैं सारी की सारी, लेकिन इन्हें जब हम नाउन की तरह यूज करेंगे तो इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है ना। तो ये 6 यूसेस हमने देखे इसके इंडेफिनिट आर्टिकल के। कितने, 6। अब इसके अलावा क्या होता है, ये बात तो हम जानते ही हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का हम यूज तब करते हैं जब किसी ऐसी चीज की बात हम कर रहे हों जो लिसनर के लिए अननोन है। लिसनर हमारा मतलब जो जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाला इंसान जो हमारी बात को सुन रहा है, अगर
वो उस चीज़ के बारे में नहीं जानता, अगर वो चीज़ उसके लिए अज्ञात है, अनिश्चित है, अननोन है ना, तो उस चीज़ के बारे में बात करते वक्त आप उस चीज़ के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हो, ठीक है। और जब वो निश्चित है, डेफिनेट हो जाती है, तब आप द का यूज़ करते हो। तो वी नो दिस थिंग। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, फिक्स्ड फ्रेजेस। उसमें अगर आर्टिकल आता है तो वो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, इस फ्रेज में एक आर्टिकल आता है। ऐसे बहुत सारे ईडियम्स हैं, मुहावरे हैं। हम बाद में ईडियम्स को अलग से सेपरेटली देखेंगे, ईडियम्स की क्लासेस होंगी तब, है ना। तो ईडियम्स की जो लैंग्वेज होती है, ईडियम्स की जो वर्डिंग होती है, उसको हम चेंज नहीं करते। अगर किसी ईडियम में मान लीजिए इंडेफिनेट आर्टिकल आता है, तो वो उस ईडियम का पार्ट है, वो उस ईडियम में आना ही चाहिए फिर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, फिक्स्ड फ्रेजेस हैं। फिक्स्ड फ्रेजेस में कभी कभी अगर इंडेफिनेट आर्टिकल आता है तो फिर वो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो ये, Why are you in a hurry? Why are you in a hurry? I was at a loss what to do. I was at a loss what to do. They are selling the products at a loss. They are selling the products at a loss. है ना। तो ये एक फ्रेज है, इन अ हरी। इन अ हरी, जब आप जल्दबाजी में होते हो, जल्दी में होते हो, तो यू आर इन अ हरी। तो आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई तुम इतना जल्दी में क्यों हो, जल्दबाजी क्या है, वाई आर यू इन अ हरी। तो इन हरी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इन अ हरी। अब ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, तो जब भी आप ये वर्ड यूज करते हो या ये फ्रेज यूज करते हो, तो आप इन हरी नहीं कहते, आप क्या कहते हो, इन अ हरी। हाँ, कम ऑन बी क्विक, आई एम इन अ हरी, जल्दी करो मैं जल्दी में हूँ, आई एम इन अ हरी। आई एम इन हरी नहीं, आई एम इन अ हरी। आई वॉज एट अ लॉस, अब ये भी एक इडियम है, फ्रेज है, एट अ लॉस। आई वॉज एट अ लॉस वॉट टू डू। एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, एक तो एट अ लॉस का मतलब होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, व्हेन यू आर एट अ लॉस, यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू। आपको कुछ सूझ नहीं रहा, कैसे करना है, क्या करना है, ये पता नहीं आपको, तो यू आर एट अ लॉस। तो ये कह रहा है आई वॉज एट अ लॉस व्हाट टू डू, क्या करना है उसको लेकर मैं उलझन में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आई वॉज एट अ लॉस व्हाट टू डू। तो एट लॉस नहीं, क्या बोलते हैं, एट अ लॉस, एट अ लॉस। दूसरा, एट अ लॉस का मतलब घाटे में, नुकसान में। कोई काम आप फायदे में नहीं, घाटे में करते हो, है ना। जैसे दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट अ लॉस, वो लोग उन प्रोडक्ट्स को घाटा खाकर बेच रहे हैं, मतलब उनकी जो कॉस्ट आई है उन प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा है और जो सेलिंग प्राइस उनको मिल रही है वो कम है। तो दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट अ लॉस, वो उन प्रोडक्ट्स को घाटे में बेच रहे हैं। तो एक तो एट अ लॉस का मतलब घाटे में, और दूसरा एट अ लॉस का मतलब कंफ्यूज्ड। ठीक है, एट अ लॉस मीन्स कंफ्यूज्ड, किसी बात को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं तो यू आर एट अ लॉस। हाँ, तो इस तरह के, तो देखो इस तरह के इंग्लिश में कई सारे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। आपको कितने आते हैं, जितने आपको आते हैं वो आपको काम आएंगे। तो ऐसे किसी एक्सप्रेशन में, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था दो तीन, ऐसे किसी एक्सप्रेशन में अगर इंडेफिनेट आर्टिकल आता है और आपको अगर वो एक्सप्रेशन पता है, पढ़ रखा है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पता ही नहीं लगा पाते कि ये सही है या गलत। ठीक है ना। तो ये फिर हम आगे ईडियम्स वगैरह देखेंगे ना, तब इस तरह के एक्सप्रेशंस, ईडियम्स वगैरह हम और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ये सेंटेंस भी देख लीजिए, दैट नॉइज gives me a headache.
You will catch a cold if you go out without wearing proper clothes. Without wearing proper clothes. You will catch a cold if you go out without wearing proper clothes. हेडेक, सरदर्द। जब भी आप सरदर्द की बात करते हो, हेडेक की बात करते हो, तो हेडेक के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल आता है। मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। अगर मुझे ये कहना ना मेरे सर में दर्द है, तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव अ हेडेक। हेडेक के साथ मैं इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करूंगा। आई हैव हेडेक ऐसे नहीं, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। ठीक है। सिमिलरली यू विल कैच अ कोल्ड, ठंड लग जाएगी। कैच अ कोल्ड, कैच अ कोल्ड मतलब ठंड लगना, सर्दी लग जाना। अगर तुम ठीक से कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाओगे, प्रॉपर कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाओगे, गर्म कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाओगे, तो तुमको ठंड लग जाएगी। यू विल कैच अ कोल्ड। तो कैच कोल्ड नहीं, क्या बोलते हैं? कैच अ कोल्ड, कैच अ कोल्ड। और जब भी हेडेक की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अ हेडेक, दैट नॉइज गिव्स मी अ हेडेक। शी हैड अ बैड हेडेक yesterday. I had a bad headache yesterday. I had a bad headache yesterday. Bad headache मतलब जब आपका सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ज़ोर से दर्द करता है, तो उसको बोलते हैं बैड हेडेक। मेरे सर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो मैं कहूँगा आई हैव अ बैड हेडेक। तो आई हैड अ बैड हेडेक yesterday। ये कुछ बातें जो हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, ये हमें याद रखनी है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं, यूसेज के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह सामने आते रहते हैं, वैसे वैसे नई नई बातें हम सीखते रहते हैं। हाँ, वी कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि एक कम से कम खुद को पहले एक लेवल तक तो लेके जाना है। एटलीस्ट हम यहाँ तक तो हों ताकि हम आगे की बातें जो हैं वो कर सकें। ठीक है, जैसे कॉम्पोजिशन है, ऐसे राइटिंग है, तो ऐसे राइटिंग के बारे में बात कर सकें, उसके लिए ग्रामर का, वोकैबुलरी का एक रीजनेबल लेवल तक नॉलेज हमें पहले होना चाहिए। बहुत आगे की बातें या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इतनी कॉमन, इतनी यूजुअल नहीं होती, तो वो नहीं पता है तो भी चलेगा। उसकी वजह से मान लीजिए कि भाई ग्रामर का एक आधा क्वेश्चन अगर मान लो छूट जाता है, नहीं करके आप आते तो चलेगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा हाथ ना रुके। लिखते वक्त जो है ना, वो हाथ नहीं रुकना चाहिए, वर्ड्स मिलते रहने चाहिए। थॉट्स हैं तो वर्ड्स भी होने चाहिए, थॉट्स हैं वर्ड्स नहीं हैं। विचार तो हैं लेकिन कहना कैसे है वो नहीं पता है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये था इंडेफिनेट आर्टिकल। इसके बाद में फिर बात होगी डेफिनेट आर्टिकल की। किसकी? डेफिनेट आर्टिकल। इसके यूसेस की बात करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल के यूसेस। तो हमने जब इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में, जब स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था इंडेफिनेट आर्टिकल एक है, अ एन। ये दो आर्टिकल्स नहीं है, ये एक इंडेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन इसके दो फॉर्म्स हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल के दो FORMS फॉर्म्स हैं, अ एन। कभी अ का यूज करते हैं तो कभी एन का। उन दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने जाना था। अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो अ, है ना। तो इस तरह से इंडेफिनेट आर्टिकल के दो फॉर्म्स हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल के कितने फॉर्म्स हैं? ये जो THE द डेफिनेट आर्टिकल है, इसके कितने फॉर्म्स हैं? इसका एक ही फॉर्म है या इसके दो फॉर्म्स हैं या इसके तीन फॉर्म्स हैं? जरा सोचिए, THE द के कितने फॉर्म्स होने चाहिए? आपने जो अब तक यूज किया है
डेफिनेट आर्टिकल के कितने फॉर्म्स आपको मिले हैं? देखो वैसे डेफिनेट आर्टिकल के भी दो फॉर्म्स हैं, एक द एक दी, वही स्पेलिंग वही है THE, वही 3 लेटर्स का वर्ड है द, लेकिन कभी उसको द पढ़ना होता है तो कभी उसको दी पढ़ना होता है। अब क्या होता है, ये द और दी वाला जो डिफरेंस है ना, ये राइटिंग में नहीं आता, बस अ और एन का डिफरेंस तो लिखने और बोलने दोनों में आता है। अगर बोलते हो एन तो लिखना भी एन है, बोलते हो अ तो लिखना भी अ है। लेकिन क्या होता है, द और दी के केस में आप चाहे उसको द बोलो या दी, उसकी स्पेलिंग तो वही रहने वाली है THE। तो ये द और दी का अंतर, डेफिनेट आर्टिकल के जो दो फॉर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज में मैटर करता है, रिटन लैंग्वेज में नहीं। राइटिंग में वो अंतर नहीं आता सामने। हाँ, बोलते वक्त क्या ध्यान रखना है, दो फॉर्म्स कौन से हैं इसके डेफिनेट आर्टिकल के, वो हमें पता होना चाहिए। THE को एक तो आप पढ़ते हो द और एक आप पढ़ते हो दी, और एक कभी कभी इसको दी भी पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इसका। दी क्या है, दी इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और दी इसका रेगुलर प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, द और दी में डिफरेंस क्या होता है, कहां द बोलना चाहिए और कहां दी। द और दी में एग्जैक्टली वही डिफरेंस है जो अ और एन में था। अ और एन में क्या डिफरेंस होता है, वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो अ, वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन, है ना। तो बिल्कुल इसमें भी यही है, जिस वर्ड के साथ आपको THE द का यूज करना है, आप एक बार उस वर्ड को पढ़ कर देखें। उसका पहला साउंड अगर वोवल का है तो उसको दी पढ़ेंगे, दी, और अगर पहला साउंड कॉन्सोनेंट का है तो द पढ़ेंगे, द दी। ठीक है, और किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर देते हुए उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज करना है तो दी, दी। ठीक है, तो दी की जरूरत खैर बहुत कम पड़ेगी, द दी, द दी। द और दी में डिफरेंस क्या है, द बोलना है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, और दी बोलना है बिफोर वोवल साउंड्स, बिफोर वोवल साउंड्स। ठीक है ना, जैसे देखो ये द बॉक्स, द बॉटल, the aeroplane, the car, the elephant, the lion. हाँ, the box, the box, the bottle. बॉटल का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ब का साउंड है, तो क्या बोलेंगे, द बॉटल। बॉक्स को द बॉक्स। हाँ, एरोप्लेन का पहला साउंड वोवल का है तो द एरोप्लेन नहीं, द एरोप्लेन, द एरोप्लेन। बोलते वक्त ध्यान रखेंगे द कार, एरोप्लेन के साथ द, लेकिन कार के साथ जब डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, एरोप्लेन के साथ दी, लेकिन कार के साथ जब डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा तो द कार, द एरोप्लेन। ठीक है, द एलिफेंट, एलिफेंट का वोवल साउंड है पहला तो द एलिफेंट, लेकिन द लायन, द लायन, द एलिफेंट, द एलिफेंट, द लायन। वैसे ये डिफरेंस जैसे मैंने अभी बताया रिटन लैंग्वेज में मैटर नहीं करता, स्पोकन लैंग्वेज में करता है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज कौन सा मुझे बोलनी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो देखो एक तरह से मतलब एक पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का, है ना, तो उसको फिर अपनाना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। और अगर इंटरेस्ट है उसमें, अच्छा लगता है, तब तो बहुत अच्छी बात है ना।
तो क्या होता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सिर्फ लिखना पड़ेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कम बोला करूँगा, इंग्लिश नहीं बोलूँगा मैं। एक्चुअली क्या होता है, लैंग्वेज जो होती है पहले बोली जाती है फिर लिखी जाती है। तो जो लैंग्वेज का जो पहला यूज़ है वो है स्पीच। स्पीच लैंग्वेज का सबसे बड़ा और सबसे पहला फंक्शन है। तो जो चीज़ें बोलचाल की भाषा में हम सही बोलते हैं ना, वो बाद में जब लिखने की बारी आती है तो हम सही लिखते हैं। अगर सही बोलने की आदत हमने डाल रखी होती है तो सही लिखने की आदत अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो ये द और दी, वैसे जैसे मैंने कहा राइटिंग में नहीं आता ये डिफरेंस, लेकिन फिर भी एक अच्छी हैबिट है अगर हम उसको द की जगह द और दी की जगह दी पढ़ते हैं तो इट्स अ गुड हैबिट। चलिए, तो ये तो था डिफरेंस। अब इसके यूसेस, डेफिनेट आर्टिकल को यूज कहाँ करना है। हमने इनडेफिनेट आर्टिकल जब स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले ये लिखा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा तब। जो पहली रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो ये है कि जिस नाउन के साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे वो नाउन एक तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, दूसरा वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब बात डेफिनेट आर्टिकल की आती है ना, तो डेफिनेट आर्टिकल के केस में ये नाउन का टाइप मायने नहीं रखता। ठीक है, इसमें हमें नाउन के टाइप का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल का यूज सिंगुलर नाउन्स के साथ हो सकता है, प्लूरल नाउन्स के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना, द का यूज सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हो, प्लूरल नाउन्स के साथ भी कर सकते हो। काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है ना। मतलब द THE द के केस में काउंटेबल, अनकाउंटेबल और सिंगुलर प्लूरल का अंतर जो है मैटर नहीं करता। इसमें हमें नाउन के टाइप का ध्यान नहीं रखना है। इनडेफिनेट आर्टिकल के केस में रखना है। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज सिर्फ तब करना है जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द is used before both countable and uncountable nouns. दोनों तरह के नाउन्स के साथ यूज करते हैं। और काउंटेबल में भी, काउंटेबल नाउन दो तरह का होता है, सिंगुलर, प्लूरल। अनकाउंटेबल तो सिर्फ सिंगुलर होता है, लेकिन जो नाउन काउंटेबल होता है उसका सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। तो द का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज करना कहाँ है, कब करना है। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट वर्ड का मतलब हम जानते हैं ना, डेफिनेट का मतलब निश्चित, कोई ऐसी चीज जो निश्चित है। सामने वाला इंसान जिससे हमारी बात हो रही है उसको मालूम है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हाँ, या हम अपने सेंटेंस में उस चीज़ का जिक्र कुछ इस तरह से करते हैं, उस चीज़ को हम अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं कि सुनने वाला या पढ़ने वाला ये समझ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउन का सेंटेंस में कुछ इस तरह से जिक्र करें हम कि पढ़ने वाले या सुनने वाले को पता चल जाए कि एग्जैक्टली किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। ऐसे नाउन्स को आप डेफिनेट नाउन्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डेफिनेट नाउन्स। तो पहला यूज़ इसका डेफिनेट आर्टिकल का बिफोर डेफिनेट नाउन्स, बिफोर डेफिनेट नाउन्स, डेफिनेट नाउन से पहले, बिफोर डेफिनेट नाउन्स। अब ये डेफिनेट नाउन्स कौन से होते हैं? जाहिर है हमने नाउन के टाइप्स के बारे में बात की थी। डिटर्मिनर्स का ये जो टॉपिक है हमारा, इसको जब हमने स्टार्ट किया था उससे पहले हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे, है ना। तो नाउन के टाइप्स में डेफिनेट नाउन करके कोई टाइप नहीं आया था। नाउन के तो 5 टाइप्स देखे थे हमने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, डेफिनेट नाउन यूँ देखा जाए तो नाउन का कोई अलग टाइप नहीं है। नाउन डेफिनेट होता नहीं, नाउन को डेफिनेट बनाया जाता है। नाउन डेफिनेट होते नहीं, नाउन डेफिनेट बनाए जाते हैं। आप अपने सेंटेंस में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप अपने सेंटेंस में किसी भी नाउन का कुछ इस तरह से जिक्र करें कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं।
तो वो नाउन कहलाएगा डेफिनेट नाउन, है ना। तो नाउन को डेफिनेट बनाना पड़ता है। अब नाउन को डेफिनेट बनाते कैसे हैं, क्या तरीका है नाउन को डेफिनेट बनाने का, ठीक है। तो नाउन्स आर मेड डेफिनेट बाय डिस्क्रिप्शन, नाउन्स आर मेड डेफिनेट बाय डिस्क्रिप्शन, बाय डिस्क्रिप्शन। बाय डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करके, नाउन को किसी एक खास तरीके से डिस्क्राइब करके, नाउन को किसी एक खास तरीके से डिस्क्राइब करके आप उसे डेफिनेट बना सकते हो। कैसे डेफिनेट बनाना है, नाउन को डेफिनेट बनाने के दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक पहला ए, इसमें फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट यूज, उसमें पहला पॉइंट ए, मतलब नाउन को डेफिनेट बनाने का पहला तरीका, बाय यूजिंग an adjective clause, by using an adjective clause। एजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। अब ये एजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें है, खैर हमने वो द फ्यू, द लिटिल, द फ्यू और द लिटिल का यूज जब सेंटेंस में किया था तो मैंने बताया था कि जिस नाउन के साथ द फ्यू का यूज करोगे प्लूरल नाउन होगा और उसके साथ एक एजेक्टिव क्लॉज भी होगा, है ना। तो एजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो एजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषण उपवाक्य, ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। जिस नाउन के साथ आपने यूज किया उस नाउन को डिस्क्राइब करता है, उस क्लॉज को हम एजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए आप उस नाउन के साथ एजेक्टिव क्लॉज यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। The boy who stole your wallet lives in this village। क्या कह रहा है सेंटेंस, The boy who stole your wallet lives in this village। वो लड़का जिसने तुम्हारा वॉलेट चुराया था वो इस गांव में रहता है। कौन सा लड़का इस गांव में रहता है, बहुत सारे लड़के हैं दुनिया भर में, देयर आर सो मेनी बॉयज, बहुत सारे बॉयज हैं। आप बात किस बॉय की कर रहे हो, आप कह रहे हो वो लड़का जिसने तुम्हारा वॉलेट चुराया था। तो इसमें देखो आपने आर्टिकल द का यूज किया है किसके साथ, बॉय के साथ। अब बॉय क्या है, बॉय इज अ कॉमन नाउन, बॉय तो कॉमन नाउन है, लेकिन आपने इस सेंटेंस में कॉमन नाउन को डेफिनेट बनाने की कोशिश की है। आपने देखो ये एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया है, हु स्टोल योर वॉलेट, ये जो है ना हु स्टोल योर वॉलेट, ये कौन सा क्लॉज है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है ये, इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। अब इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या काम कर रहा है, ये बॉय को डेफिनेट बना रहा है, निश्चित बना रहा है लड़के को। किस लड़के की बात हो रही है, उस लड़के की बात हो रही है जिसने आपका वॉलेट चुराया। वो लड़का जिसने तुम्हारा वॉलेट चुराया वो इस गांव में रहता है। बहुत सारे लड़कों में से आपने किसी एक लड़के को इस तरह से डेफिनेट बना करके पेश किया, आपने कहा वो लड़का जिसने तुम्हारा वॉलेट चोरी किया वो इस गांव में रहता है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज यूज होने से ये जो नाउन है ना बॉय, ये क्या बन गया, डेफिनेट। मतलब सुनने वाले को, सामने वाले को, पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि हम बात किस लड़के की कर रहे हैं। हिंदी में आर्टिकल्स नहीं होते, हिंदी लैंग्वेज में आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन जब आप अपने सेंटेंस में द का, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कुछ इस तरह से करते हो तो हिंदी में वो जो द का मतलब होता है ना, वो होता है ये, वह, वो जो, वह जिसने, वो लड़का जिसने तुम्हारा वॉलेट चुराया। तो एक तरह से द जो है ना वो दैट का काम करता है। किसका, दैट का। द का मतलब लगभग वैसा ही होता है जैसा दैट का होता है।
चलिए ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको देखिए। This is blank space school where I studied. I know blank space man who stole your bag. People who live in this house are our relatives. He liked gift that I bought for him. Money that you earn enough to meet your expenses. अब देखिए क्या कहा गया इन सेंटेंसेस में। दिस इज स्कूल वेयर आई स्टडीड, कह रहा है ये वो स्कूल है जहां मैं पढ़ा था। दिस इज स्कूल वेयर आई स्टडीड, ये वो स्कूल है जहां मैं पढ़ा था। मतलब किसी स्कूल के बाहर खड़े होकर आप किसी को, अपने दोस्त को या किसी मिलने वाले को बता रहे हो कि देखो ये वो स्कूल है, ये वो स्कूल है जहां मैं पढ़ा था। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। तो ये देखो आपने डेफिनेट बनाया किसको, स्कूल को। स्कूल क्या है, स्कूल इज अ कॉमन नाउन। हाँ, स्कूल तो उस बिल्डिंग को कहते हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं, कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में स्कूल के साथ हमने एक क्लॉज यूज कर रखा है, ये वेयर आई स्टडीड, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है ये, इट्स एन एडजेक्टिव क्लॉज। देखो एडजेक्टिव क्लॉज जो है ना वो दैट से स्टार्ट होता है, विच से होता है, हु से हो सकता है, हु, होम से हो सकता है, हुज से हो सकता है, और कभी कभी वेयर से भी होता है, वेयर और वेन से। ये सब जो है ना ये कंजंक्शंस की तरह काम आते हैं। वैसे तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपका जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो इस तरह से स्टार्ट होता है, या तो दैट से, या विच से, या हु से, या होम से, हुज से, वेयर से, कभी कभी वेन से भी। तो इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये स्टार्ट हुआ है वेयर से। वो स्कूल जहाँ मैं पढ़ा था, ये वो स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा था। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। आपने स्कूल को डेफिनेट बना दिया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई नो मैन हु स्टोल योर बैग। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारा बैग चुराया था। किसी आदमी ने तुम्हारा बैग चुराया था और मैं उस आदमी को जानता हूं। किस आदमी को जानते हैं, जिसने आपका बैग चुराया। तो आप देखिए यहाँ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे द,
किसके लिए? मैन के लिए। मैन कौन सा नाउन है? मैन इज अ कॉमन नाउन। और आपने यहाँ मैन को डेफिनेट बनाया कैसे? एडजेक्टिव क्लॉज यूज करके। ये हु स्टोल योर बैग, ये कौन सा क्लॉज है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये क्लॉज जो है मैन को डेफिनेट बना रहा है, निश्चित बना रहा है। कौन सा आदमी? वो आदमी जिसने आपका बैग चुराया, मैं उसे जानता हूं। आई नो द मैन हु स्टोल योर बैग। इसी तरह से पीपल हु लिव इन दिस हाउस आर रिलेटिव्स। वो लोग जो इस घर में रहते हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। कौन हमारा रिश्तेदार है? कौन से लोग हमारे रिलेटिव्स हैं? वो लोग जो इस घर में रहते हैं, है ना? द पीपल। अब आप यहाँ पीपल के साथ द का यूज करेंगे क्योंकि ये जो क्लॉज है ना, हु लिव इन दिस हाउस, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। हु लिव इन दिस हाउस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। ये पीपल को, लोगों को डेफिनेट बना रहा है। वो लोग जो इस मकान में रहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं। He liked gift that I bought for him. उसे वो गिफ्ट पसंद आया जो मैंने उसके लिए खरीदा था। मैंने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा था और उसे वो गिफ्ट पसंद आया जो मैंने उसके लिए खरीदा था। He liked the gift. कौन सा गिफ्ट? अब आप गिफ्ट को डेफिनेट बना रहे हो, गिफ्ट के साथ आपने एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया है, that I bought for him. He liked the gift that I bought for him. ये एडजेक्टिव क्लॉज that से स्टार्ट हो रहा है। Money that you earn is enough to meet your expenses. Meet your expenses. Meet expenses का मतलब क्या होता है? जितने आपके खर्चे होते हैं आप अपने expenses को मीट करते हो। इसका मतलब कि जितना आप खर्चा करते हो उतना कमाते हो। तो जितना पैसा, जो पैसा तुम कमाते हो वो तुम्हारे खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जो पैसे तुम अर्न करते हो वो तुम्हारे खर्चों को मीट करने के लिए काफ़ी है। तो द मनी दैट यू अर्न, अब यहाँ पे आपने मनी को डेफिनेट बनाया है। कौन सा मनी काफ़ी है? जो तुम अर्न करते हो। द मनी दैट यू अर्न इज इनफ टू मीट योर एक्सपेंसेस। ऐसे इस तरह से जो नाउन्स यूज होते हैं उन्हें डेफिनेट नाउन कहा जाता है। वो नाउन काउंटेबल हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। देखो मनी अनकाउंटेबल है, उसके साथ हमने द का यूज किया। पीपल एक प्लूरल नाउन है, उसके साथ हमने द का यूज किया। गिफ्ट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हमने उसके साथ भी द का यूज किया। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेफिनेट आर्टिकल यूज करते वक्त नाउन का टाइप नहीं देखना है। सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सबके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज तो कर ही सकते हो। ठीक है। I've seen the place where he works. I've seen the place where he works. मैंने वो जगह देखी है जहाँ वो काम करता है। The place, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सी जगह देखी है मैंने? वो जगह मैंने देखी है जहाँ वो आदमी काम करता है। I've seen the place where he works. तो वो जगह जहाँ वो काम करता है मैंने देखी है। ठीक है। तो ये एक तरीका था नाउन को डेफिनेट बनाने का। इस तरह से आप नाउन को डेफिनेट बनाकर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हो। ठीक है। बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन को डेफिनेट बनाने का एक और तरीका भी होता है। एक और तरीके से आप नाउन को डेफिनेट बना सकते हैं, वो है ये, बाय यूजिंग prepositional phrase। आप अपने नाउन के साथ किसी prepositional phrase का यूज कर सकते हैं। Now prepositional phrase क्या होता है? phrase क्या होता है ये तो हम जानते हैं ना। phrase is a group of words। हाँ, phrase is a group of words। शब्दों का समूह। जो सेंटेंस नहीं होता वो phrase होता है। तरह तरह के phrase होते हैं। देखो, हाँ, वैरायटी है फ्रेजेस की। तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ फ्रेजेस।
इतने सारे फ्रेजेस हैं कि आप सारे फ्रेजेस को अलग अलग मतलब कैटेगराइज करके नाम दे सकते हो। प्रपोजिशनल फ्रेज कौन सा फ्रेज होता है? प्रपोजिशनल फ्रेज वो होता है जो किसी प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है। अब प्रपोजिशन क्या होता है? हाँ, ये जो वर्ड्स होते हैं, ओ एफ, ऑफ, ओ एन, ऑन, ए टी, एट, आई एन, इन, विथ, ये प्रपोजिशंस हैं। तो अगर किसी फ्रेज की शुरुआत, अगर किसी फ्रेज की बिगिनिंग किसी प्रपोजिशन से होती है तो उसे प्रपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। किसे कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज? कोई ऐसा फ्रेज जो किसी प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या होता है? A phrase that starts with a preposition. Prepositional phrase is a phrase that starts with a preposition. That starts with a preposition. जैसे अगर मैं कहूं in the morning, in the morning, तो ये एक prepositional phrase है। क्यों है ये prepositional phrase? क्योंकि ये start हो रहा है in से। in क्या है? in एक preposition है। तो जब आप कहते हो in the morning, तो ये sentence तो नहीं है ना, ये तो एक phrase है। पर ये कौन से प्रकार का phrase है, कौन से type का phrase है? ये एक prepositional phrase है। ठीक है, अगर मैं कहूँ in my pocket, मेरी जेब में, तो ये भी तो एक prepositional phrase है। तो कई बार क्या होता है कि noun के साथ हम कोई prepositional phrase जोड़ देते हैं और वो prepositional phrase लगाने से वो जो noun है ना, वो definite बन जाता है। It becomes a definite noun। कैसे समझते हैं? देखिए, ये अगर मैं कहूँ, एक नाउन है people, P-E-O-P-L-E, people। people कहते हैं लोगों को। people का मतलब है लोग। कौन से लोग, कैसे लोग, कहाँ के लोग, कुछ नहीं पता, हमने तो सिर्फ कहा people। अब people के साथ आप आर्टिकल लगाएं ना लगाएं, इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन अगर मैं कहूं people of our country, people of our country, हमारे देश के लोग, तो अब देखो ये जो फ्रेज है ना, ऑफ आवर कंट्री, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये? पीपी है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये कहकर आपने ये फ्रेज यूज करके आपने पीपल को बना दिया डेफिनेट, लोगों को निश्चित बना दिया। किन लोगों की बात कर रहे हो? उन लोगों की जो हमारे देश के हैं, द पीपल ऑफ आवर कंट्री, है ना। तो अब आपको पीपल के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना चाहिए। अब आपको कहना चाहिए द पीपल ऑफ आवर कंट्री, वो लोग जो हमारे देश के हैं, है ना। तो पीपल जो कि एक प्लूरल नाउन था, आपने उस प्लूरल नाउन के साथ एक प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करके उसे डेफिनेट बना दिया। आपने कहा द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोग। ठीक है, तो ये एक और तरीका है नाउन को डेफिनेट बनाने का। इस तरह के एग्जांपल्स देखो और The roads of Jaipur, the climate of Mumbai। जब आप कहते हो द रोड्स ऑफ जयपुर, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, तो रोड्स तो चलो एक कॉमन नाउन है, प्लूरल नाउन है रोड्स, लेकिन उसके साथ आपने जो फ्रेज यूज किया है ना, ऑफ जयपुर, ये एक पीपी है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, शॉर्ट में पीपी कह सकते हो, है ना। इससे रोड्स डेफिनेट हो गए। कहाँ की रोड्स? जयपुर की रोड्स। कौन से शहर की रोड्स? जयपुर की रोड्स। हाँ, द रोड्स ऑफ जयपुर आर वाइड, द रोड्स ऑफ जयपुर आर वाइड। पूरा सेंटेंस बनाओगे तो इस तरह से बना सकते हो, जयपुर की सड़कें चौड़ी हैं, द रोड्स ऑफ जयपुर आर वाइड। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, क्लाइमेट का मतलब मौसम, वहाँ का जलवायु। मुंबई का क्लाइमेट, कहाँ का क्लाइमेट? किस शहर का? मुंबई का। तो क्लाइमेट एज अ नाउन, क्लाइमेट तो एक नाउन है, लेकिन जब आप कहते हो ऑफ मुंबई, तो ये ऑफ मुंबई क्या है? ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो जैसे ही आप प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करते हो, नाउन डेफिनेट बन जाता है। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, आर्टिकल द का यूज करोगे, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। The man with a big nose,
द गर्ल with blue eyes, the man in red shirt. इस तरह से जब आप कहते हैं द मैन विद द बिग नोज, तो इसका मतलब वो आदमी जिसकी नाक बड़ी है। बहुत से लोग हैं, उनमें से एक आदमी है जिसका नोज बड़ा है, तो उसके बारे में जब आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे? द मैन विद अ बिग नोज। नाउ मैन इज अ कॉमन नाउन। ये जो फ्रेज है विथ अ बिग नोज, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। द गर्ल विद ब्लू आईज, वो लड़की जिसकी आंखें नीली हैं, तो गर्ल एक कॉमन नाउन है, और विद ब्लू आईज जो है ना, ये एक पीपी है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। द मैन इन रेड शर्ट, वो आदमी जो रेड शर्ट में है। बहुत सारे आदमी सामने खड़े हैं, उनमें से किसी एक के रेड शर्ट पहना हुआ है, तो आप उसके बारे में बात कैसे करोगे? ये कहोगे ना, वो आदमी जो रेड शर्ट में है, द मैन इन रेड शर्ट, द मैन इन रेड शर्ट। एक्चुअली ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज होता है ना, ये एक तरह से वो एडजेक्टिव क्लॉज का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। मतलब ये रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज होता है। मतलब हम ये कह सकते थे, द मैन हु इज इन रेड शर्ट, वो आदमी जो रेड शर्ट में है। तो पूरी बात ना कहकर हमने कहा द मैन इन रेड शर्ट, तो एक तरह से ये उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है ना? तो हम तो ऐसे याद रख लेते हैं, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, नाउन के साथ प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करके हमने उसे डेफिनेट बना दिया। अब आप इसका पूरा सेंटेंस बना सकते हो, कह सकते हो द मैन इन रेड शर्ट, द मैन इन रेड शर्ट इज अ जर्नलिस्ट। वो आदमी जो लाल शर्ट में है वो एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। द मैन इन रेड शर्ट इज अ जर्नलिस्ट। द गर्ल विद ब्लू आईज is Nisha's sister. वो जो लड़की नीली आंखों वाली है वो निशा की बहन है, निशा की सिस्टर है। तो इस तरह से आप उस फ्रेज का यूज एक सेंटेंस में कर सकते हो। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को हमें यूज़ तो सेंटेंसेस में ही करना है ना। क्यों ये सब हम पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपना खुद का सेंटेंस बनाते वक्त आर्टिकल्स की मिस्टेक एटलीस्ट ना करें। ठीक है? तो अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। देखो, डेफिनेट आर्टिकल पर जब बात होती है तो इसके बहुत सारे यूसेज हैं। ये इसका पहला यूज़ है सिर्फ। ये तो जो अभी हम देख रहे हैं, ये THE द का फर्स्ट यूज़ है कि हम द को डेफिनेट नाउन के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जब हो जाएगा तो इसके बाद और भी काफ़ी सारे इसके यूसेज हैं। ठीक है? तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में यहीं से। ठीक है? इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, इनको एग्जाम्पल्स को लिख करके, कैसे भी करके, बार बार बोल के, पढ़ के, जो भी तरीका आपको लगता है कि भाई आपके लिए यूज़फुल है, उस तरीके से आप इसको करें। ठीक है? और इन चीज़ों को याद करने और याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।